हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग के आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक जाने माने पत्रकार और एक्टिविस्ट के साथ में। संयोग की बात है कि इनके पिताजी ने उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जहां से मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, द हितवाद। मैंने हितवाद नागपुर से शुरुआत की थी अपने करियर की, और इनके पिताजी भोपाल में कार्यरत थे। सौमित्रो राय जी नागपुर में भी रहे, नवभारत न्यूज़पेपर में और दैनिक भास्कर में, और पुणे का दैनिक भास्कर एडिशन इन्होंने ही लॉन्च कराया था। साथ ही ये बहुत ही जाने माने एक्टिविस्ट हैं और आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं और एनजीओज के लिए, कई एनजीओज के लिए इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। तो स्वागत करते हैं सौमित्रो रॉय जी का। रॉय साहब नमस्कार। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ही माइक देना चाहूँगा कि संक्षेप में आप बताएं कि आज के समय में जो आप एक पत्रकार के लेंस से जो राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं, उस पे मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। देखिए बेसिकली जो मूल बात है, एक तो राजनीति की जो पूरी दिशा है वो बदल चुकी है। अब बहुत कुछ छिपाया जाता है, बहुत कम बताया जाता है। इस छिपाने और बताने के बीच की जो इन बिटवीन, जो जिसको हम कहते हैं कि इन बिटवीन द लाइंस, तो वो देखने की जो क्षमता है वो बहुत खत्म हो चुकी है। और साथ में जो पूरा प्रोपेगेंडा का जो लेवल है वो इतना ज्यादा है कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है और क्या डिसइंफॉर्मेशन है, वो आमतौर पे लोग उसको जान नहीं पाते। तो हमारे समय की जो पत्रकारिता थी, जो कि खांटी इंफॉर्मेशन को लेके थी, कि जो हम 4-5 सोर्सेस से उसको वेरीफाई करते थे, आज वो चीज नहीं है। तो इसलिए राजनीति बहुत ज्यादा भ्रम के जाल में है। तो इस भ्रम का ही नतीजा है कि बड़ी चीजें के आती है। जैसे अभी वोट चोरी का मामला है, वो एकदम से एक्सप्लोड होके आया और लोगों के बीच में जो है वो चर्चा का विषय बन गया। तो सूचनाओं को दबाने का राज है, सूचनाओं को दबाने का चलन ये शुरू हो चुका है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा। और हम जैसे पत्रकारों की सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात को लेके होती है कि सूचनाओं तक हमारी जो पहुंच है, एक्सेस जिसे कहते हैं, वो एक्सेस अब कम होती जा रही है। या तो वो पूरी तरीके से रोक देंगे, या तो थोड़ा सा एक्सेस देंगे, या फिर डिनायल मोड में होते हैं। तो सरकार अगर हमेशा डिनायल मोड में रहेगी तो हमें सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। देखिए, जनता के लिए मैं बताना चाहूँगा, रिपोर्टिंग दो तीन तरीके की होती है। एक होती है एक्सेस बेस्ड रिपोर्टिंग, जिसकी बात सौमित्र रॉय जी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, है ना, ये लोग आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके बेसिस पे लोग अपनी राइटिंग्स, अपने लेख लिखते हैं। एक होती है ऑन फील्ड जाके, जब जहां आप जो भी ये ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से आप धरातल पे क्या देखते हैं, क्या असर पड़ रहा है। तो धरातल पे जाके लोगों से, ऑन ग्राउंड जाके आप लोगों से मिलते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं। और तीसरी होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग, यानी एनालिटिकल रिपोर्टिंग, जहां पे जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, आप उसको एनालाइज करते हैं विद डाटा। यूट्यूब की दुनिया में आज की डेट में जो ज्यादातर रिपोर्टिंग हो रही है, वो ये एनालिटिकल रिपोर्टिंग ही हो रही है कि पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को लेके हम कैसे एनालाइज करते हैं। सौमित्रो जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी टैरिफ का मुद्दा बहुत ज़्यादा उछाल मार रहा है और हम ये देख रहे हैं कि रशिया से जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है इंडिया और अमेरिका के आपसी रिलेशनशिप में। और चूंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पोस्ट में आपने काफ़ी कुछ इस विषय पे लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप जनता को थोड़ा समझाएं कि ये क्या मसला है, कौन लोग हैं जो इस पूरी डील के बेनिफिशियरी हैं। हालांकि दर्शकों को मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो इस मसले पे ही किया था। आप जाके करंट अनप्लग बाय राजीव के प्लेटफॉर्म पे पुराने वीडियोस में वो देख सकते हैं, पर सौमित्रो रॉय जी का और भी उसमें कुछ टेक है। तो मैं सौमित्रो जी से जानना चाहूंगा कि इसके अंदर में थिंक टैंक्स और बाकी जो
वेस्टेड इंटरेस्ट जो पार्टीज हैं उनके बारे में जरा आप संक्षेप में बताएं। राजीव जी, पहली बात तो ये है कि ये जो ऑयल इंपोर्ट का खेल है वो भारत कितना कर रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री कितनी कर रही है, इसको हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। 2024 में एक एक बिल आया था, संसद में पास हुआ, वो उसका नाम था ऑयल फील्ड्स बिल। उस ऑयल फील्ड्स बिल में ये कहा गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया की, वो हमारे यहाँ आएंगी और ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करेंगी। मीडिया में ये पूरा एक नैरेटिव फैलाया गया कि ये भारत में विदेशी निवेश, खास तौर पे पेट्रोलियम सेक्टर जो है, जिसका हम 80 से 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे बड़ा पूंजी निवेश होगा और ये सारी चीजें। खैर, पूंजी तो एक ढेला भर नहीं आया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि रिलायंस ने सस्ता रूसी तेल, जो रशिया का जो तेल है उस समय, जो है वो यूक्रेन का जो युद्ध है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध बहुत अच्छा खासा चल रहा था, तो वहां से उन्होंने तेल मंगाना शुरू किया $5 से $30 प्रति बैरल के रिबेट पे, मतलब सस्ता तेल। जामनगर फैक्ट्री तक वो तेल आया और उस तेल को उन्होंने रिफाइन करके यूरोप में बेचा, इवन अमेरिका को भी बेचा उन्होंने। अब जो 2 दिन पहले जो स्कॉट बेसेंट हैं, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं या वित्त मंत्री कह लें अमेरिका का, उन्होंने बहुत साफ कहा कि जो सस्ता रशियन तेल है वो भारत ने बेचा और बेच के $16 बिलियन का मुनाफा कमाया। ये मुनाफा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को, या जो एशिया के सबसे बड़े जो अमीर हैं उन तक गया। उन्होंने नाम नहीं लिया मुकेश अंबानी का, लेकिन उन्होंने कहा कि उन तक गया और भारत के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो यहां पर हमको भारत और रिलायंस को अलग से देखना पड़ेगा। अभी जब ट्रंप ने ये कहा कि हम 50% हम डबल टैरिफ लगाते हैं, तो ये मीडिया में कहा गया कि भारत ने ऑयल इंपोर्ट करना रशिया से बंद कर दिया है। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। भारत जो है वो रशिया से 40% तेल का आयात करता है। चाइना नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे है। अब जो अगर आप लेटेस्ट फिगर अगर आप देखें तो वो इंपोर्ट 42% हो गया है। अब ये जो 42% हुआ है, इसमें 2% इंक्रीज किसका है? अगर बीपीसीएल ने या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अगर ऑयल का इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो फिर इंपोर्ट कौन कर रहा है? ये परसेंटेज बढ़ कैसे रहा है? तो यहाँ पर एक जो पूरी की पूरी एक जो नेक्सस है प्राइवेट और गवर्नमेंट का, वो सारा कुछ नेक्सस पूरी तरीके से अब साफ हो चुका है। इसके बीच में ये पूरा जो तेल का खेल है, इसमें लगभग 88,000 करोड़ रुपए का जो है वो एक प्रॉफिट हुआ। बीपीसीएल की प्रॉफिट जो है 3000% बढ़ गई। तो ये पूरा जो पूरा गेम है, इस गेम के पीछे अब जाके ये बात सामने आई है कि बेसिकली पार्लियामेंट में बिल लाना और जो पॉलिसीज हैं हमारी पॉलिसीज, उस जो मैंने आपको ऑयल फील्ड्स का बिल जो मैंने बताया, उसमें वो बिल के पास होने के बाद में जो हम भारत सरकार जो इस तरीके के परचेस पे विंडफॉल टैक्स लगाती है, उस विंडफॉल टैक्स की पूरी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। भारत को नुकसान जरूर हुआ इसमें, लेकिन जो बेस प्राइस है पेट्रोल का या पेट्रोल और डीजल का, उस बेस प्राइस को इतना हाई कर दिया गया कि गवर्नमेंट को सालाना करीबन 5 लाख, ये 4,70,000 करोड़ रुपए के लगभग का टैक्स मिला। तो 5 लाख करोड़ रुपए अगर गवर्नमेंट इस तरीके के इसको झांसा दे के जो इस तरीके का व्यापार है और ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, इसको अगर वो एंटरटेन करती रही और इस पॉलिसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो जाके अब जुड़ गई है फॉरेन पॉलिसी से, क्योंकि यूएस ने बहुत साफ बोल दिया है कि अगर आप ऑयल परचेसिंग, ऑयल इंपोर्ट नहीं रोकेंगे तो हम आपके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई टैरिफ की बात नहीं हो रही है,
यहाँ बात हो रही है रिस्ट्रिक्शंस की, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं क्योंकि ये आपने गलत व्यापार किया है। तो अब ये बात आ रही है कि ये जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का काम है, ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने किया, जो अपने आप को आजाद बताती है, लेकिन उसकी 65% जो फंडिंग है अभी, वो अंबानी की तरफ से आती है। तो अब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसलिए निशाने पे है, कहा जाता है कि उसने भारत की विदेश नीति को इन्फ्लुएंस किया, और फ्रांस और ये फ्रांस, रशिया, चाइना, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं, और इंक्लूडिंग जो अमेरिका, तो उनके साथ में जो रिश्ते हैं हमारे, उस रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हाथ में भारत की फॉरेन पॉलिसी, या आप कह सकते हैं पेट्रोलियम पॉलिसी, ये कैसे चली गई, किसने दी और क्यों दी, इसके पीछे किसका इंटरेस्ट है। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को कहा जाता है कि ये थिंक टैंक है। तो क्या भारत सरकार ने अपनी सारी पॉलिसीज को आउटसोर्स कर दिया है? भारत के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी खुद बना सके बिना किसी दबाव के? और अगर ऐसा हुआ है कि रायसीना समिट जैसे जो जो सम्मेलन होते हैं साल दर साल, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्ट्री भी पार्टिसिपेट करता है, वो इसका एक स्टेक होल्डर है, तो फिर हम ये समझेंगे कि भारत ने अपनी सारी विदेश नीति जो है वो पूंजीवादियों के हाथ में डाल दी है, जिनका काम है सिर्फ मुनाफा कमाना। तो ऐसे में अब ये जो पूरा एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि अंबानी के फाउंडेशन ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, तो यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि अगर ये इन्फ्लुएंस हुआ तो सरकार क्या कर रही थी? और सौमित्रो, खास तौर पे, मेरे खास दो तौर सवाल। पर, जी, मैं एक जी मिनट जी, मैं हाँ, इसको मैं मेरे पूरा कर लूं कि खास तौर पे जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे वहां पे अमेरिका में जो ORF का ब्रांच है उसके कर्ता धर्ता है। तो ओके, क्या ये हितों का टकराव नहीं है? जी बहुत अच्छा। जी, सौमित्रो, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला तो आपने बोला कि बोला ऑयल बिल के बारे में आपने बताया, ठीक है। ऑयल बिल आया, ऐसा ये बताया गया, प्रचारित किया गया कि इससे एफडीआई आएगा एक्सप्लोरेशन। ओके। जी। हम्म। रिलायंस जो है वो बेसिकली रिफाइनिंग में है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में है, सॉरी अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में है। और जो ऑयल बिल एक्सप्लोरेशन की जो आप बात कर रहे हो वो डाउनस्ट्रीम यानी जमीन के नीचे जाके निकालना तेल है ना, वो उसकी बात कर रहे हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बिल लाया गया, जो बेसिकली आपकी डाउनस्ट्रीम कंपनीज के लिए था जो एक्सप्लोरेशन करती हैं, जिसमें रिलायंस नहीं है, रिलायंस गैस में है, रिलायंस ऑयल के एक्सप्लोरेशन में नहीं है। तो उसमें केन है, नायरा है, अलग अलग टाइप की कंपनीज है, बट रिलायंस नहीं है। तो मुझे ये समझना है आपसे कि ये जो बिल जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए लाया गया था, ये कैसे इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी ने अपने हित में उसको कैसे यूज किया। नंबर वन ये, चलिए पहले इसी को जवाब जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो कच्छ की खाड़ी में और असम में भारत के जो इंडियन ऑयल है, उन्होंने एक सर्वे किया था कि वहां पे तेल है, लेकिन वहां पे इंडियन ऑयल के जो रिटायर्ड जो वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो चले गए रिलायंस में, और वो तेल आज तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बात सबसे पहले तो शुरू हुई थी। दूसरी बात, जिस बिल की मैं बात कर रहा हूं, वो बिल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पूरा का पूरा कंसेप्ट था कि आप पेट्रोलियम के सेक्टर में आइए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको ईज ऑफ डूइंग का अपॉर्चुनिटी देंगे। अब वो ईज ऑफ डूइंग के नाम पे अगर आप ये तेल, सस्ता तेल खरीद के दुनिया को बेचने का काम करते हैं, तो फिर उस बिल का मोटिव किसके लिए था?
ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी कंपनियां तो आई नहीं, आपकी जानकारी में भी होगा कि वो नहीं आई। लेकिन आगे आया कौन? रिलायंस। और वो, अगर वो डाउनस्ट्रीम में नहीं है, डाउनस्ट्रीम ऑयल एक्सप्लोरेशन में नहीं है, लेकिन उसने ये विंडफॉल टैक्स हटाने के बाद में जिस तरीके से कमाई की है, सवाल उस बात का उठ रहा है। अगर भारत को, अगर मान लीजिए अभी भी वो अगर चाहे तो अपना 20% ऑयल का जो इंपोर्ट है वो 20% कम कर सकता है, उसके पास में इतनी कैपेसिटी है। अगर आप बॉम्बे हाई को देखें, या फिर आप कच्छ में जो सर्वे हुआ था इंडियन ऑयल का, उसमें ये जो ऑयल के एक बहुत बड़ी फील्ड की बात की गई थी कि वहां पे गैस भी था। इसके अलावा असम में था कि उसमें वो गैस और ऑयल का ये इनको सर्वे में मिला था। लेकिन वो एक्सप्लोर क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर हमारी कंपनियों को, इंडियन कंपनीज को, वो जाके खोदना पड़ता, खोद के तेल निकालते, निकाल के उसको रिफाइन करते, रिफाइन करके उसको बेचते। उससे अच्छा तो सस्ता तेल खरीद लीजिए आप, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो पूरी की पूरी बच जाएगी। आप सस्ता तेल लेके महंगा तेल बेचिए, भारत में भी बेचिए, बाहर भी बेचिए। सौमित्रो, तो ये गणित है बेसिकली। मैं आपका समझ गया बात, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है, हर साल केपेक्स में अच्छा खासा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा जो है ऑयल इंडिया, यानी जो असम तरफ में काम करती है, और ओएनजीसी जो बेसिकली वेस्टर्न साइड में काम करती है, हालांकि ओएनजीसी बहुत व्यापक तौर पे काम करती है, तो इनका अच्छा खासा केपेक्स है। ये लोग प्रूवन रिजर्व जब पता चल जाता है तो उस प्रूवन रिजर्व को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा एक यार्डस्टिक जो रहता है वो ये रहता है कि क्या ये एक्सप्लोरेशन प्रॉफिटेबल रहेगा फ्यूचर में, और उसका आईआरआर निकाला जाता है। ठीक है, अब अगर आपको तेल निकालने में $120 लग रहा है और आपको $60 में इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है, तो इट डजंट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस टू फाइंड आउट ऑयल। अगर आपको सस्ती चीज इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही है तो आप क्यों महंगा यहां करोगे? हाँ, अगर वही $150 हो जाए, $180 हो जाए तो समझ में आता है, बट उसके बावजूद भी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का काफी बड़ा केपेक्स है। खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मैं जो समझना चाह रहा था, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ऑयल बिल का विंडफॉल टैक्स से क्या कनेक्शन है। मतलब ये जो आप बोल रहे हैं कि ऑयल बिल आया, उसके बाद आपने विंडफॉल टैक्स के बारे में बात किया, और फिर आपने ये बताया कि भाई इसके पीछे ऑब्जर्वर फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है और उसको मेनली फंडिंग रिलायंस कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिलसिलेवार आसान करके जरा समझाएंगे तो दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा। जी। देखिए, वो ये वही बात है, जैसा एक जो मैंने कहा कि भाई ये जो ऑयल फील्ड्स का जो पूरा बिल से ये 2024 में आया, उसके पीछे मामला पूरा का पूरा यही था कि जो आप कह रहे हैं कि $160 में अगर हम अपना प्रोडक्शन करते हैं और कहीं वो $60 पर बैरल में अगर बाहर से मिलता है, तो हम क्यों अपना तेल एक्सपोर्ट करेंगे? तो जो आप आईआरआर की बात कर रहे हैं, वही आईआरआर तो जो विदेशी कंपनियां हैं जो यहाँ पे तेल निकालना चाहती हैं, वो विदेशी कंपनियों को भी पता है। तो इसलिए तो नहीं उनको आ रही जब है। ये पता चला कि भाई हमारे यहाँ पे भारत में अगर, हाँ, भारत में यहाँ पे अगर हम ऑयल को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो हमको बहुत महंगा पड़ेगा, तो उस बिल में ये प्रोविजन था कि जो भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा उस पर विंडफॉल टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। तो ये विंडफॉल टैक्स जो 2% का होता है, ये आपको भी ये पता है, तो वो 2% का टैक्स भी इन्होंने बचा लिया। और साथ में जो आप $60 की बात कर रहे हैं, $5 से $30 तक के रिबेट में भारत ने तेल खरीदा। भारत क्या, मतलब रिलायंस ने मेनली तेल खरीदा, और एक तेल खरीद एक के उसको महंगे मित्रों, एक कीमत में मिनट, यूरोप में और यूएस में बेचा। जी। एक मिनट में समझना चाहूंगा। आपने बोला कि $2 का रेबिट उनके लिए था जो एक्सप्लोर करें ऑयल को, बट जहां तक मेरी जानकारी है, रिलायंस अभी कोई ऑयल एक्सप्लोर कर नहीं रहा है। ठीक है, उसका केजी बेसिन में भी गैस निकलता है, तो क्या इस ऑयल बिल में गैस भी इंक्लूडेड था? मतलब कैसे वो रिबेट ले रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऑन व्हाट बेसिस? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गैस भी,
हाँ, इसमें इसमें गैस भी इंक्लूडेड है, और बात सिर्फ प्रोडक्शन की हुई है, वहां पे एक्सप्लोरेशन की नहीं थी उस बिल में। ओके, तो प्रोडक्शन बेस ये इंसेंटिव है, तो प्रोडक्शन अगर वो गैस की कर रहा है रिलायंस, और उस पर यदि वो रिबेट उसको मिल रहा है, तो उसमें गलत क्या है? आई मीन वो तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, हमारा जो इंपोर्ट बिल है नहीं, उसको मैं कम कर रहा गैस है की वो। बात नहीं कर रहा हूँ, जी। मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल और डीजल की, जो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, जो रशियन क्रूड है तो उसकी क्रूड तो बात कर रहा निकाल नहीं हूँ। रहा, प्रोडक्शन रिलायंस को क्रूड आप तो। कैसे डिफाइन करेंगे आप? नहीं नहीं, प्रोडक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे कि आप उस आपने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करके आप उसको रिफाइन कर रहे हैं, और रिफाइन करके आप उसको सप्लाई कर रहे हैं। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन को डिफाइन किया गया कि भाई आप अगर बाहर से भी अगर आप ऑयल लेके आते हैं, तो वो भी हम प्रोडक्शन ही मानेंगे उसको। ओके ओके, गॉट इट। मतलब रिफाइनिंग ये प्रोसेस जो जो है। एनोमली थी, इस जी एनोमली पे, जी, जी। तो रिफाइनिंग प्रोसेस को भी इन्होंने उसके अंदर में इंक्लूड कराया, जो कि कायदे से नहीं होना चाहिए, जो एक्सप्लोरेशन का पार्ट नहीं है। तो ये तो मेरे जैसे अगर पत्रकार को समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतने बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उन्होंने कैसे इस चीज को अलाउ किया, क्योंकि एक्सप्लोरेशन एक अलग चीज है, वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। रिफाइनिंग ये तो इनके बाप दादाओं ने 1980s में लगा दिए हैं, जामनगर रिफाइनरी 1990s में आ गई है, ठीक है। तो ये उस टाइम के किए हुए काम का अभी आप कैसे जो है वो इनको रिबेट प्रोवाइड कर रहे हो, ये तो आई मीन ये प्रश्न तो ब्यूरोक्रेट से पूछा जाना चाहिए, मंत्रालय से भी पूछा जाना चाहिए। यदि सौमित्र जो बोल रहे हैं उसमें हकीकत है, सत्य है, कि आप अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए, रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आप एक्सप्लोरेशन का रिबेट दे रहे हो, तो आई मीन ये इससे बड़ा मजाक मैंने आज तक कभी सुना नहीं है। ये बहुत बड़ा एक डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट करेगा। दूसरा जो मैं पॉइंट समझना चाह रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। वो ये फाउंडेशन के ऊपर में, थिंक टैंक के ऊपर में, जरा विस्तार से आप बताएंगे कि इस थिंक टैंक का बेसिकली पर्पस क्या है, और कौन कौन से बड़े लोग जो हैं वो इस ऑब्जर्वर फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ। देखिए, मामला तो वही है कि जो सेक्टर्स में अंबानी हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे ये पेट्रोकेमिकल्स का हो, या चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन और ये बाकी जो जो उसके दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट का हो या चाहे दूसरे सेक्टर्स हों, उन सारे सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं भी ऐसे एक थिंक टैंक में था। ये 2012 की बात है, जब हम सीबीजीए नाम की एक थिंक टैंक के साथ में हम काम करते थे। और उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, और हमारा जो काम था वो था कि बजट का एनालिसिस करना। जो हर साल बजट आता है, उस बजट को पूरी तरीके से बार बार टैप करना, और वहां पे देखना कि कितना पैसा गरीबों के लिए अलोकेट हुआ है और कितना पैसा एक्चुअली खर्च हो रहा है। तो हम हर साल सरकार के पास में जाते थे, और जाके हम उनसे कहते थे कि देखिए ये पैसा खर्च नहीं हुआ, अनस्पेंट मनी है, अब ये विड्रॉ हो जाएगा या फिर ये दूसरे सेक्शंस में चला जाएगा, तो आप इसको खर्च कीजिए। क्योंकि जो डेटा हम लेके आते थे वो ये ग्राउंड लेवल का डेटा होता था, तो सरकार मानती थी, और प्लानिंग कमीशन के सामने हमारा प्रेजेंटेशन होता था। ये बात जो है वो देश के लिए है, गरीबों, कमजोरों, वंचितों के लिए हम करते थे। अब जो बात हो गई है वो कॉर्पोरेट्स, 150 से 200 कॉर्पोरेट्स अगर एक फाउंडेशन में इन्वेस्ट करेंगे, स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे, और वो हर साल एक रायसीना डायलॉग्स के नाम से एक कन्वेंशन करेंगे, और उस कन्वेंशन में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी, और जो कमर्शियल अफेयर्स का जो अ, ये जो वाणिज्य मामलों के जो पूरा मंत्रालय है वो भी अगर पार्टिसिपेट करेगा, और वो ये कहेंगे कि देखिए हम चाहते हैं कि हमारा मुनाफा यहाँ से बढ़े, और हम ये नीति हम लाना चाहते हैं। तो अगर सरकार उन नीतियों को अगर बनाए, तो जिससे कि उनको लाभ हो, और हमको, जो हम जैसे लोग हैं, जो कि भारत की जनता है, उनको अगर ये लाभ ना हो, तो फिर आप उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो थिंक टैंक है, या फिर वो एक
एक एक एक जिसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट का मीडिएशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो एक तरह से लाइजनिंग कर रहे हैं या लॉबिंग कर रहे हैं कि हमारे लिए आप पॉलिसी बनाइए। तो बात वही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जो फंड कर रहा है, पहले 95% का फंडिंग था अंबानी का ओआरएफ की, अब ये 65% हो गया। इसमें गूगल का पैसा लगा हुआ है, इसमें फेसबुक का पैसा लगा हुआ है, इसमें जापान बैंक का पैसा लगा हुआ है। तो आप उस ये थिंक टैंक को अपनी जो पूरी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, अपना जो पूरा जो पॉलिसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसको अगर आप उसके हैंड ओवर कर देंगे, उसके कहने के मुताबिक चलेंगे, तो इस देश के लिए बचेगा क्या। और संसद हमारी बिना चर्चा के या तो वॉइस वोट से या फिर लड़ झगड़ कर अगर उसको पारित कर देती है, पास कर देती है, तो लोगों के लिए कुछ नहीं बचता है फिर। तो और आप ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ऐसी संस्था, ओआरएफ जैसी संस्था, वो संसद चला भी रही है, क्योंकि संसद में वही हो रहा है जो वो चाहती है। तो इसका मतलब है कि संसद का पूरा कंट्रोल उसके पास में है। तो हमारे लिए क्या बचता है। और हमारे खासतौर पे नीति आयोग जैसे जो संस्थाएं हैं, वो तक उनके लिए बैटिंग करते हैं। तो फिर जो हम लोगों के हक की बात कौन करेगा। तो ये क्या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी रिटायरमेंट के बाद में इस फाउंडेशन को ज्वाइन कर रहे हैं सौमित्रो जी? कौन बड़े लोग हैं जो इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ? बिल्कुल, अदानी ने अभी जी कौन? अदानी ने अभी ऑब्जर्वर रिसर्च जी। फाउंडेशन के जवाब में अदानी ने अभी एक चिंतन रिसर्च फाउंडेशन सीआरएफ के नाम से लॉन्च किया है। और जो अमिताभ कांत हैं, जो कि नीति आयोग के एक्स चेयरमैन हैं, वो जाके वहां बैठ गए हैं। तो मेरा बस इतना ये कहना है कि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव अगर वहां पे चेयरमैन हैं, तो सबसे बड़ी तो बात ये है कि पॉलिसी लेवल पे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसलिए जो है, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी आज अगर फेल है, तो इसके लिए जवाबदेही शायद उस ऑर्गेनाइजेशन की भी बनेगी और सरकार की भी बनेगी, क्योंकि वो देखती रही कि यहाँ पे बाप बेटे का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बावजूद हम एक पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मतलब जीतेगा तो ट्रंप ही जीतेगा, और फॉरेन में जाके वो मोदी मोदी का ये पूरा का पूरा जो तमाशा चल रहा है। तो अब जब टैरिफ का जो वो है, जो झटका है जब पड़ा है, तब जाके ये सामने आ रहा है कि देखिए, ये तो जो ओआरएफ जो है, ये हमारे पॉलिसीज को, फॉरेन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और फ्रांस से हमारे रिश्ते खराब हुए, रूस से खराब हुए, हमारे रिश्ते चीन से खराब हुए। अब जाके डोवाल साहब की एंट्री हुई है, तो अब जाके धीरे धीरे रिश्तों को सुधारने की बात हो रही है। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। 50% टैरिफ लेके हम बैठे हुए हैं। सौमित्रो जी, आपकी बात से तो मुझे एक मजेदार चीज समझ में आ रही है। आपका कहना है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये लॉबिंग करता है इंडिया में नीतियां इनके हिसाब से संसद में पारित हो उसके लिए, और उसका एग्जाम्पल आपने एक ये एनर्जी बिल का दिया, ठीक है, ऑयल बिल का। तो ये लॉबी इंडिया के अंदर में बहुत सशक्त है। पर आप बता रहे हैं कि इसी लॉबी का जो यूएसए का चैप्टर है, अमेरिका का चैप्टर, उसको भारत के विदेश मंत्री का बेटा हेड करता है। पर वहां पर ये लॉबी इंडिया के लिए लॉबिंग नहीं कर पाती और बुरी तरीके से विफल होती है, और हमारे ऊपर में टैरिफ लगा दिया जाता है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जहां एक तरफ से इंडिया के अंदर में अपना मनमानिक जो है, मनमाना जो उनकी जो नीतियां हैं, उसको अमल करवाने में सक्षम हो जा रहा है, सफल हो जा रहा है, वहीं भारत के बाहर जहां विदेश मंत्री का बेटा इस फाउंडेशन को लीड कर रहा है, वहां पे ये बुरी तरीके से विफल हो जा रहे हैं भारत के पक्ष में नीतियां बनवाने में। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो भी शक्ति है, वो सिर्फ भारत के अंदर में भारत के संसद और भारत के सांसदों पे ही लागू होती है। ये बाहर कहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो फंड है, ये जो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हायर करती है भारत की सरकार एज ए प्रमोशनल प्लेटफॉर्म,
तो वो प्रमोशनल प्लेटफॉर्म भी इस मामले में फेल हैं। उन्होंने जितना पैसा फूका है इस पूरे प्रचार में कि भाई, मैं चाहे मॉर्निंग कंसल्ट की बात करूं या चाहे मैं और किसी प्लेटफॉर्म की बात करूं, जो ये कहता है कि मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इस और उनकी इतनी ये जिसको कह सकते हैं कि शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, तो वो सारी जो फर्म्स हैं, वो सारे जो जो पीआर एजेंसियां हैं, वो तक फेल हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको ये मतलब अमेरिका से बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं जितना उनको यूरोप से है, जितना उनको रशिया से है। क्योंकि अंबानी का स्टेक बहुत ज्यादा यूएस में अगर आप देखेंगे तो नहीं है। तो ऐसे में वो अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से प्रचार का माध्यम बना देते हैं, और जिसमें कि हमारा मीडिया भी शामिल है, जो उस प्रचार को मैं आपको एक अभी हाल का एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब चीनी विदेश मंत्री यहाँ पर आए, ये मंडे की बात है, सोमवार की, तो चीनी विदेश मंत्री जब आए, उसके बाद में उन्होंने पहले जयशंकर जी से मुलाकात की, उसके बाद में वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, और एक मीडिया में नैरेटिव आया कि चाइना ने जो फर्टिलाइजर्स हैं, उसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, और जो टनल जो मशीन है, उसका उन्होंने इंपोर्ट पे जो बैन था, वो बैन खत्म कर दिया है। पूरी तरीके से ये बात गलत है, क्योंकि 48 घंटे के भीतर चाइना का एक पूरा स्टेटमेंट आया कि हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। तो इस तरीके से सरकार को प्रोजेक्ट करने की जो एक आदत हो गई है, बिना इस चीज को जाने कि भाई एक ये दूसरे देश का मामला है, दूसरे देश से जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी, हम इस खबर को नहीं चला सकते। तो ये जो पूरा गेम पिछले 11 सालों से चल रहा है, तो ये काफी कुछ हमारे जो फॉरेन पॉलिसी, आज हम चाइना के, अगर हम ब्रिक्स के मामले में देखें, हम एफसीओ के मामले में देखें, या हम इंडिया, रशिया और चाइना आईआरसी के इस पूरे जो ट्राइब्यूनल है उसके मामले में अगर हम देखें, तो हम कहीं नहीं है। इवन जो ओआईसी है, जो मुस्लिम देशों का 55 से 57 कुछ मुस्लिम देश हैं, उस उनका जो एक पूरा एक तरह से जो गुट है, उस गुट पे हमारी कोई नहीं चलती, हमारी कोई नहीं सुनता। तो यहाँ तक कि सार्क के मामले में भी हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो ये जो पूरा हमारा डैमेज है, ये डैमेज अगर हमने किसी थिंक टैंक को हमने अपना सब कुछ दे के रखा हुआ है कि आप ही देखिए इसको, आप ही तय कीजिए, आप ही सोचिए और हमको बता दीजिए कि करना क्या है, अगर हमारी एक तरह से पॉलिसी रही है, तो जिम्मेदारी तो बनती है। सौमित्रो जी की बात को मैं एक बार थोड़ा जिस्ट में दर्शकों के लिए लेके आऊं। 3-4 चीजें इस वार्तालाप से उभर के आई हैं। पहली बात जो इन्होंने कही है वो ये कही है कि भारत में जो नीति निर्धारण आज के समय में हो रहा है, वो एक तरफ से संसद से बाहर निकलकर थिंक टैंक्स की गोद में चला गया है। और ये थिंक टैंक्स जो हैं, जिसमें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का इन्होंने नाम लिया, उसका बहुत एक अहम रोल है, जिसमें 65% जो फाइनेंशियल फंडिंग की गई है वो मुकेश अंबानी द्वारा की गई है। तो बेसिकली ये थिंक टैंक जो है, ये ऐसे नीति निर्धारण के लिए लॉबिंग करता है जो मुकेश अंबानी जी को फायदा हो, ऐसा सौमित्र रॉय जी का कहना है। दूसरी चीज जो मुझे मजेदार लगी, समझ में आया कि बिजनेस में तो कंपटीशन हो ही रहा है अदानी और अंबानी में, अब ये फाउंडेशंस में भी जो है, लॉबिंग में भी जो है, एक तरीके का जो है ये लोग कंपटीशन में उतर गए हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुकाबले जो है अदानी जी ने अपना चिंतन रिसर्च फाउंडेशन जो है वो आरंभ किया है। अब इस चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में किस तरीके की चिंताएं की जाती हैं और चिंतन और मनन किया जाता है, ये आप लोग सोचिए और मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। तीसरा जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात की, वो कही कि एक ऑयल बिल लेके आया गया था। उस ऑयल बिल का मेन पर्पस था कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में आए, परंतु रिलायंस जो कि एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में नहीं है ऑयल के, जहां तक मेरी जानकारी है, उसको भी उसका फायदा मिला, क्योंकि डेफिनेशन जो थी
ऑयल प्रोडक्शन की, उसमें सिर्फ एक्सप्लोरेशन यानी खोद के निकालना वही इंक्लूडेड नहीं था। रिफाइनिंग यानी अपस्ट्रीम काम, यानी एक बार ऑयल को जो बाहर निकाला गया उसको रिफाइन करके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए गए, आप जब निकालते हो तो आप क्रूड निकालते हो, कच्चा तेल निकालते हो। उस कच्चे तेल को जो आप रिफाइन करते हो, तब जाके वो कच्चा तेल जो है वो डीजल देता है, कैरोसिन देता है, पेट्रोल देता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल देता है, पेटकोक देता है, अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, तो सौमित्रो जी का कहना है कि ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन, क्योंकि एफडीआई तो एक्सप्लोरेशन में ही मेनली हम लोग ढूंढ रहे, पर जो ऑलरेडी पहले से लगी हुई यूनिट है जिसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, वो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो थोड़ा बहुत कैपेक्स करके, उसको भी उसका बेनिफिट दिया गया। तो इंडिया में मैं एक आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अपना राजीव जी, मैं जी थोड़ा सा आपको मैं रोकूंगा। आप याद कीजिएगा, ये उसी समय ये वही दौर था जब अरामको, जो सऊदी अरब की जो एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है अरामको, उसका एक था कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। अडानी और अंबानी दोनों उसके टारगेट में थे, वो ये रेडार में। और वो जो डील है वो होते होते रुक गई। तो वो डील होते होते रुक गई, और वो अरामको के साथ में ये रिलायंस का जो डील है वो नहीं हो पाया। उसके बाद ये सारा कुछ खेल, ये सारा जो चक्रव्यूह है वो रचा गया। इसलिए क्योंकि हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उस समय बड़े बड़े आर्टिकल्स अखबारों में छपे कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जो है अब पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी। और एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित हुई रशिया के सस्ते तेल से। जी, तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, थैंक यू सौमित्रो। हम लगभग डेली जो हमारा कंजम्पशन ऑयल का, ये 4 मिलियन बैरल पर डे से 4.5 मिलियन बैरल पर डे में स्विच होता रहता है डिपेंडिंग ऑन सीजन। वर्ल्ड का जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो लगभग 101 मिलियन बैरल पर डे का है। तो लगभग हम 4 से 4.5% ग्लोबल कंजम्पशन जो है वो इंडिया अकेले करता है। इस 4 से 4.5% यानी 4.5 मिलियन बैरल पर डे का हम लगभग 88% इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस 88% जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें सौमित्रो जी ने बताया कि आज की डेट में इंडिया जो है वो 42% रशिया के प्रोडक्शन जो सप्लाई कर रहा है रशिया, उसका 42% इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। बट हम अपने कंजम्पशन का 36% जो है, यानी ये 88% का 36% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। रिलायंस की जो रिफाइनरी है उसका डेली रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 1.5 मिलियन बैरल पर डे का है, जिसमें 0.6 मिलियन बैरल पर डे जो है वो रशिया से आ रहा है रोज। तो आप मोटा मोटी आप लगा लीजिए, यदि 1 मिलियन बैरल $70 पे चल रहा है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन करेंगे यानी $70 मिलियन हुआ। $70 मिलियन का अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 42 मिलियन बैरल, 42 मिलियन। तो यानी डेली 42 मिलियन वर्थ का क्रूड, सस्ता क्रूड जिसमें $3 से $4 का डिस्काउंट है, वो रिलायंस को मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये 42 बिलियन जो है इसका आप पकड़ लीजिए, $3 से $4 अगर आपने पकड़ा और इसको इनके 365 डेज से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक दिन प्रोडक्शन नहीं है तो 365 दिन है। रिफाइनरी कुछ दिनों के लिए बंद रहती है, तो मान लीजिए 15 दिन के लिए बंद है मेंटेनेंस के लिए, तो 350 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो जो नंबर आएगा वो अनड्यू आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट है, बिकॉज ऑफ द इंसर्शन और द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। जो ये प्रोडक्शन का जो बेनिफिशियरी का जो डेफिनेशन चेंज किया गया कि एक्सप्लोरेशन से हटा के आपने प्रोडक्शन डाल दिया गया, वो उसके कारण इतने का बेनिफिट हुआ। ये मोटा मोटी सौमित्र रॉय जी ने जो जानकारी दी है उसके बेसिस पे मैंने उनकी बात सुन के मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने दिमाग में किया। दोस्तों, मुझे इसके बारे में, ऑयल बिल के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। सौमित्र जी ने जो भी बताया उस पर विश्वास करते हुए
आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब समय आ गया है कि हम ये सवाल पूछना आरंभ करें कि यदि भारत सस्ते में क्रूड मंगा रहा है रशिया से, तो इसका फायदा आपको और मुझको क्यों नहीं मिल रहा? भारत क्या है? भारत कोई नदी नाले पहाड़ जंगल नहीं है। भारत आपसे और मुझसे बना है। तो यदि भारत को फायदा हो रहा है तो वो फायदा मुझे और आपको मिलना चाहिए। वो हमारे घर की बैलेंस शीट में जो है उस फायदे को दिखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि देश की बैलेंस शीट में दिख रहा है, बट देश की बैलेंस शीट का आप कर क्या रहे हो? आप लाडली बहना लाडला भाव जैसी परियोजनाएं ला रहे हो और आप वोट खरीद रहे हो और आप अपनी सत्ता को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हो। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठ गया है कि आप जो है बेनिफिशियरी जो है ये देश की बैलेंस शीट से हाउस होल्ड की बैलेंस शीट में शिफ्ट करें। इसके लिए सवाल पूछना आप लोग आरंभ करें। दोस्तों, यही समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो गया है काफी। आप लोगों से अंत में मैं एक गुजारिश करूंगा कि इस चैनल का मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने रोक रखा है। किन कारणों से रोका है मुझे मालूम नहीं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे आप जो भी सहयोग देना चाहें, योगदान देना चाहें, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से जुड़ा है मेरा मोबाइल, आप कर सकते हैं। आप लोगों के योगदान से ही मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल और कलेवा अपने चैनल को बना पाऊंगा। थोड़ा सा प्रोफेशनल हमें इस चैनल को बनाना है, कुछ अच्छे वीडियो एडिटर्स और रिपोर्टर्स हायर करने हैं। तो मुझे उम्मीद है मुझे आप सभी से सहयोग मिलेगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सौमित्र फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मजा आ गया आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट।